हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैम्बरलेन और मोल्टन की जो परिकल्पनाएं थे उसको हम लोग डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, प्लेनेटिस्मल जो हाइपोथेसिस थी उसको हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हुए थे और वहाँ पे देखे थे कि प्लेनेटिस्मल जो हाइपोथेसिस थी वो हमारी निहारिका जो परिकल्पना थी उसको विरोध किया हुआ था, क्योंकि निहारिका परिकल्पना में बताया गया था कि जो सारे हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं एक ही तारे से यानी सूरज से ही उत्पन्न हुए हैं। लेकिन जो हमारी चैम्बरलेन मोल्टन का सिद्धांत था वो बोले कि एक तारे से नहीं, यहाँ पे दो तारों से यहाँ पे उत्पन्न हुए हैं, यानी कि दूसरा तारा घूमते हुए सूरज के पास आया, उससे मटेरियल हमारे इरेक्ट हुए और हमारे ग्रहों वहाँ पे बने। ठीक है, ये हमारी चैम्बरलेन और मोल्टन का सिद्धांत था। तो चैम्बरलेन मोल्टन के सिद्धांत हमारी द्वैतवादी जो संकल्पना थी उससे आधारित थी। अब हम लोग आज की इस वीडियो में देख लेते हैं यहाँ पे जीन और जेफ्रीस की ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है, जीन और जेफ्रीस की जो हमारी टाइडल हाइपोथेसिस है उसको हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जीन और जेफ्रीस ने चैम्बरलेन और मोल्टन के जो परिकल्पनाएं थी उसको समर्थन किया और कुछ अपना संशोधन करके अलग सिद्धांत बनाया। ठीक है, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे जीन और जेफ्रीस की ज्वारीय जो परिकल्पना थी, टाइडल जो हाइपोथेसिस है वो हमारी द्वैतवादी संकल्पना पे ही आधारित है। ठीक है, जो हमारी दो स्टार जो थ्योरी है उसी पे आधारित है और कुछ इन्होंने नए टर्मिनोलॉजी शब्दावली का प्रयोग किया। तो देख लेते हैं आज के इस वीडियो में जीन और जेफ्रीस की ज्वारीय परिकल्पना क्या बोलती है। तो देखो, जीन और जेफ्रीस की ज्वारीय परिकल्पना जैसा कि हम लोग देखें चैम्बरलेन मोल्टन के सिद्धांत पे आधारित है, लेकिन उसमें कुछ संशोधित किया। ठीक है, नए टर्मिनोलॉजी यहाँ पे एडिशन की है। तो जीन और जेफ्रीस क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में हमारी प्रिमिटिव सन हुआ करता था। ठीक है, एक पुराना जो हमारे आदिम जो सूरज है वो हमारे हुआ करता था और बाद में यहाँ पे दूसरा हमारा एक तारा आया, उसको बोलते हैं इंट्रूडिंग स्टार। ठीक है, इंट्रूडिंग स्टार मतलब यहाँ पे जो एक बोल सकते हो कि नए घुसपैठी तारा। ठीक है, इसको हिंदी में घुसपैठी तारा बोलेंगे और आदिम सूरज हमारा बोलेंगे। अब घुसपैठी तारा जैसे ही हमारा सूरज के सबसे नज़दीक आया, ठीक है, सूरज के सबसे नज़दीक आया घुसपैठी तारा और घुसपैठी तारा की साइज भी ज़्यादा थी और जैसे ही नज़दीक आया तो हमारे प्रिमिटिव जो सन थे, आदिम जो सूरज था, उससे एक फिलामेंट आकार का इस तरह से मटेरियल बाहर आया। ठीक है, अब इसकी आलोचना आप कर सकते हो कि फिलामेंट के आकार का ही क्यों आया। ठीक है, ये हमारी आलोचना में एक टॉपिक हो सकता है, फिलामेंट आकार का ही, सिगार के आकार का ही क्यों हमारा मटेरियल यहाँ पे बाहर आया सूरज से। तो ये बोलते हैं कि फिलामेंट आकार का हमारा मटेरियल बाहर आया सूरज से और जैसे ही जो घुसपैठी तारा थे वो दूर चला गया तो जो फिलामेंट के आकार के जो मटेरियल थे वो उसी डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसी डायरेक्शन में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। एक गति हमारे यहाँ पे बन गया। जैसा कि न्यूटन की लॉ बोलता है कि कोई भी मोशन क्या होती है, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया है तो वैसे ही मोशन करती रहेगी। तो जैसे इंट्रोड्यूस या जो हमारी तारा ये हमारी बाहर चली गई, एक गति प्रदान कर गई और इस गति से ही ये अभी भी हमारी मूव कर रही हैं इस फिलामेंट के जो भी मटेरियल थे। बाद में फिलामेंट्स के मटेरियल धीमे धीमे ठंडा हुए और जैसा कि यहाँ पे जो सिगार की आकृति में यहाँ पे बीच में ज़्यादा उभरा हुआ भाग है और किनारे में छोटे छोटे भाग हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। जो फिलामेंट्स की जो सन वाली सूरज की साइड में थी उसमें छोटे ग्रह बने और इधर भी छोटे ग्रह बने, लेकिन बीच में बड़े ग्रह बने। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बुध बना, फिर शुक्र बना, फिर ये पृथ्वी बना, फिर हमारे मंगल बने, फिर हमारे क्षुद्र ग्रह भी बने। ठीक है, इसके बाद जुपिटर बना, शनि बना, ठीक है, अरुण बना, वरुण बना। तो हमारी इस तरह से ग्रहों का निर्माण हुआ फिलामेंट वाली साइज से या हमारी जो सिगार की आकृति थी उससे। तो ये हमारी ज्वारीय परिकल्पना, जीन और जेफ्रीस की ज्वारीय परिकल्पना हमारी बोलती है। ठीक है, तो नए टर्मिनोलॉजी में क्या थे, यहाँ पे आदिम सूरज था, घुसपैठ तारा था और फिलामेंट या हमारी एक बोल सकते सिगार की आकृति की हमारी मटेरियल उभरे थे और धीमे धीमे ठंडे हुए और फिलामेंट के बीच का साइज ज़्यादा था, इसलिए वहाँ पे बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि बने और
जो फिलामेंट थी उसके किनारे के साइज में कम मटेरियल थे, इसलिए छोटे ग्रह बने। ठीक है, तो परिकल्पना को यदि इवेलुएट करोगे, यदि इसको परिक्षेपण करोगे और इसके आप आलोचना करोगे तो क्या क्या इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, तो पहले सबसे पहले बात करते परीक्षण करते हैं कि कितनी हद तक हमारी जो ये परिकल्पना थी वो हमारी सच है। तो देखो, बहुत सारे सबूत इस परिकल्पना हमारी दे पाता है, जैसे ग्रहों का क्रम और आकार को सही ढंग से समझाने में सक्षम है, क्योंकि फिलामेंट की आकृति का जो बना था बीच में बड़े ग्रह बने, तो इस तरह से बड़े ग्रह छोटे ग्रह के आकार को समझाने में हमारी जो ज्वारीय परिकल्पना थी वो काफ़ी सक्षम है। ठीक है, और यहाँ पे प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या को सही ढंग समझाने में सक्षम है, क्योंकि इसमें ग्रह इस थ्योरी में बोला जाता है कि जो बड़े ग्रह थे उसमें मटेरियल ज़्यादा थे, पेरीफेरी में कुछ बच गए, उससे हमारी ज़्यादा उपग्रह बने। वैसे भी बृहस्पति और शनि ग्रह में, बृहस्पति में सबसे ज़्यादा उपग्रह देखने मिलते हैं, फिर शनि में देखने मिलते हैं, तो जितने बड़े ग्रह थे उसके उपग्रहों की संख्या ज़्यादा थी, ये भी हमारे समझाने में सक्षम रही। ठीक है, तो इवेल्युएट करोगे तो यहाँ पे ग्रहों की साइज, आकार और संख्या यहाँ पे समझाने में सक्षम रही, उपग्रहों की संख्या भी समझाने में सक्षम रही, और छोटे ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है क्योंकि बहुत कम उनके पास मटेरियल थे और जल्दी ठंडा हो गए। ठीक है, कम साइज थी, जल्दी ठंडा हो गए, उपग्रह नहीं बन पाए, तो ये भी हमारी समझाने में ये सक्षम है। और बड़े ग्रह के पास उपग्रह इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि बड़े ग्रह ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगा, और ज़्यादा टाइम लगने के चलते पेरिफेरी जो मटेरियल थे वो हमारी अलग ही कॉन्सेंट्रेट हो गए और वहाँ पर उपग्रह बने। ठीक है, और ये भी समझाने में सक्षम है सौर मंडल में जो सभी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर उसी दिशा में परिक्रमा कर रहे हैं जो वामावर्त हैं, और यहाँ पे घूर्णन की दिशा है, शुक्र और यूरेनस को छोड़कर अपनी धुरी पर उसी दिशा में घूर्णन कर रहे हैं। ठीक है, शुक्र और यूरेनस की जो घूर्णन की जो दिशा है वो ईस्ट टू वेस्ट है और सभी की वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, ये भी हमारी यहाँ पे घूर्णन गति करने लगे, लेकिन इसके बारे में ऐसा घूर्णन की दिशा विपरीत क्यों है, इसके बारे में हमारी परिकल्पना साक्ष्य नहीं देती है। तो आलोचना में यहाँ पे बोल सकते हो कि जो यूरेनस और शुक्र की जो घूर्णन की दिशा है वो हमारी थोड़ा सा अलग क्यों है, इसके बारे में कुछ यहाँ पे नॉलेज नहीं देता। और इसकी आलोचना आप कर सकते हो कि ग्रहों की जो सामग्री है सूर्य से बनाई गई है, लेकिन सूर्य हमारे हल्के परमाणु जैसे हीलियम, हाइड्रोजन से बना हुआ है, लेकिन हमारे जो सौरमंडल के ग्रह हैं जैसे कि हमारे जो पार्थिव ग्रह हैं वो चट्टानी अवस्था में है। तो चट्टानी अवस्था में क्यों है, जैसे सूरज हमारा पृथ्वी हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, ये चट्टानी अवस्था में क्यों है, इसके बारे में ये कोई भी नॉलेज नहीं देता कि हमारे हीलियम, हाइड्रोजन से चट्टान कैसे बने, रॉकी क्यों बने। ठीक है, तो इसके बारे में हमारा इसको आलोचना आप कर सकते हो। और फिलामेंट की साइज सिगार की आकृति के क्यों थी, ठीक है, इसके बारे में भी आप बोल सकते हो, उन्होंने ऐसा सिगार की आकृति का ही क्यों निकला, इसके बारे में कोई भी तथ्य नहीं देता। और ब्रह्मांड में तारे इतने दूर हैं जिसमें घुसपैठ की संभावना कम है। ठीक है, तो घुसपैठ कैसे हुई इसके बारे में नहीं बताया, क्यों घुसपैठ होती है इसके बारे में भी ये हमारी ज़्यादा आंसर नहीं देते हैं। ठीक है, और इन्होंने घुसपैठ तारा की स्रोत कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई इसके बारे में भी कोई भी नॉलेज नहीं देता। तो ये हमारी कुछ आलोचनाएं हैं। आलोचना में क्या क्या है कि जो हमारी सूरज से हीलियम, हाइड्रोजन के जो कण बाहर निकले होंगे फिलामेंट्स में, वो हमारे ग्रह कैसे बने, सॉलिड रॉकी अवस्था में क्यों बने, कुछ ग्रह हमारी सॉलिड हैं रॉक अवस्था में, कुछ हमारी गैसीय अवस्था में, वो क्यों हैं इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं देता। और घुसपैठ के तारे, इतने घुसपैठी तारा कहाँ से आया, कहाँ गया, इसके बारे में कोई भी यहाँ पे नॉलेज नहीं देता। और कुछ जो हमारे ग्रह हैं उसकी घूर्णन की दिशा अलग है, उसके बारे में कोई भी यहाँ पे ये हमारी नॉलेज इसमें नहीं देता। ठीक है, तो ये हमारी कुछ आलोचना है, कुछ हम लोग यहाँ पे परीक्षण किए कि कितनी हद तक हमारी सही हैं, और जीन और जेफ्रीज की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस किए। तो मेरे को लगता है दोस्तों कि इस टॉपिक से इतना ही डिस्कस मतलब हम लोग कर सकते हैं। यदि कुछ छूट गया हो, आपको लगता हो कुछ छूट गया हो, या आपके पास कुछ नॉलेज है इससे रिलेटेड, तो आज प्लीज़ कमेंट करके आप शेयर करना। तो आज के लिए बस नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।